सभी इदम प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभाशीष। और आज हम लोग पेज नंबर 21 प्रारंभ से पेज नंबर 21 पर जब आप पहुंचेंगे तो बाल्यावस्था, चाइल्डहुड एवं इसकी विशेषताएं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शैशवावस्था की चर्चा की थी। तो चाइल्डहुड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बाल्यावस्था और इससे बनने वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला बिंदु देखेंगे आप, जो चित्र के साथ दिखाई दे रहा है आपको। बाल्यावस्था सामान्यतः 3 से 11 वर्ष अथवा 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। सबसे ज्यादा चर्चित 6 से 12 वाली है। जब शैशवावस्था 2 वर्ष तक अगर समाप्त मानते हैं जो विद्वान, तो फिर वो पूर्व बाल्यावस्था को 3 से प्रारंभ मान लेंगे। और अगर आप 5 वर्ष तक शैशवावस्था मानने वाले विद्वानों का समर्थन करते हैं तो फिर 6 से 12 वाली, जो कि मुख्य रूप से चर्चित है, वो बाल्यावस्था मानी जाएगी। बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष मान सकते हैं। यदि शैशवावस्था विद्वानों ने 2 तक मानी है, उनका आप समर्थन करते हैं तो। और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष अथवा फिर 12 वर्ष तक चलेगी। 12 वर्ष तक अधिकतम ये मानी जाती है। ये सर्वाधिक मान्य मत है, क्योंकि टीन एज फिर 13 से प्रारंभ हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आपका जो टर्निंग पॉइंट बनेगा वो 9 और 9 से 12 ये बनेगा विशेष रूप से। तीसरा बिंदु देखेंगे, बाल्यावस्था में बच्चे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसका विभिन्न आयामों में विकास होने लगता है। सबसे बड़ी बात है कि अब बच्चा शैशवा अवस्था की पराधीनता से निकलकर और बाल्यावस्था की थोड़ी सी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। और इसके अलावा वो सामाजिक आयामों में भी ढलना शुरू होगा। वो विद्यालय भी पहुंचेगा, बहुत सारे हम उम्र बालकों के साथ उसका खेलना, ये समूह बनना भी प्रारंभ होगा। चौथा बिंदु देखें, इस अवस्था में बालक मित्रों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है, अतः वह सामाजिकता के छोटे दायरे से बड़े दायरे की ओर बढ़ता है। छोटा दायरा कौन सा था, प्रश्न उठता है। तो उत्तर शैशवावस्था में आपने पढ़ा कि जो शैशवावस्था जब समाप्त हो रही थी, तब सामाजिकरण का जो प्रथम स्थल है परिवार और उसके घर परिवार के सदस्य और छोटे साथ के बच्चे, वहां तक उसकी सामाजिकता थी। लेकिन अब ये बात बाहर तक निकलकर जा रही है। पांचवा बिंदु देखेंगे, बाल्यावस्था में बच्चों में संग्रह की प्रवृत्ति का विकास होता है। कलेक्शन करने की प्रवृत्ति आती है, खेल खिलौने सामान इत्यादि। वह चीजों को इकट्ठा करना शुरू करता है। वो आपको लग सकता है कि उसके काम की नहीं है, फिर भी इकट्ठी कर रहा है, लेकिन उससे अपनी रुचि के अनुसार वो इकट्ठा करता है। छठवां बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है, इस अवस्था में बालकों में सहयोग, प्रेम और सहानुभूति यानी कि सिंपैथी का विकास होता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो समूह की उसमें कैसे जाएगा अवस्था में। खेल में समूह बनता है, उसकी दल की अवस्था बनती है, विद्यालय में, खेल के मैदान में, बाहर। तो निश्चित रूप से कॉपरेशन और सिंपैथी के कारण ही ये समूह तैयार होते हैं। सातवां बिंदु है, बाल्यावस्था में बालकों में जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यद्यपि जिज्ञासा शैशवावस्था में भी थी, लेकिन यहां की जो जिज्ञासा है वो कैसी है, क्या की बजाय क्यों की ओर हो जाती है। ऐसा क्यों है? शैशवावस्था में वो नई नई चीजों को देखकर डरता था, फिर धीरे धीरे उन चीजों का विश्लेषण करता था, उन्हें खोलकर देखता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, खेल खिलौने, गाड़ी घोड़े, इनको देखकर वो बिदक जाता था। लेकिन यहां जो बाल्यावस्था की जिज्ञासा है, उसमें वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है। आठवां जो बिंदु है बड़ा महत्वपूर्ण है, बाल्यावस्था को मानव विकास का अनोखा काल माना जाता। अनोखा काल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किशोरावस्था से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो अलग शब्द है वहां पर। यहां पर गौर करेंगे, बाल्यावस्था मानव विकास का अनोखा काल है और ये बड़ी जटिल अवस्था भी कहा गया है। क्यों कहा गया जटिल अवस्था? क्योंकि बच्चा एकदम निकल के सामाजिकता में जब पहुंचता है तो बहुत सारी चीजों को वो सीखता है। नौवां जो बिंदु है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ये कॉल एवं ब्रूस की आयु ही परिभाषा है। इसमें अनोखा शब्द भी जुड़ा हुआ है, संवेगात्मक भी जुड़ा हुआ है। तो कॉल एवं ब्रूस के नाम से ये जानी जाती है परिभाषा। 10वां बिंदु देखेंगे, बाल्यावस्था शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक परिवर्तन, इतने सारे आयाम, यानी जितने आयाम होते हैं बाल विकास के, लगभग सभी दिशाओं में बच्चा बढ़ने लगता है। तो ये एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। 11वां बिंदु देखें, बाल्यावस्था के 2 चरण होते हैं,
पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और आमतौर पर इसे 6 से 9 और 9 से 12, 6 से 9 और 9 से 12 आमतौर पर सर्वाधिक माना जाता है, क्योंकि शैशवावस्था फ्राइड इत्यादि में जो विद्वान है ज्यादातर उनके अनुसार अगर 5 तक खत्म मानते हैं आप तो 6 से 9 पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन जब आप कहते हैं बाल्यावस्था तो पूरी मान के चलेंगे 9 से 12 तक, ये पूरी बाल्यावस्था है। 13वें वर्ष से फिर हम टीन एज में प्रवेश करेंगे। तो जब भी हम आमतौर पर कह रहे हैं बाल्यावस्था के गुण, तो वो पूर्व बाल्यावस्था के भी हो सकते हैं और उत्तर बाल्यावस्था के भी हो सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में 12वां बिंदु देखें, प्रथम चरण में लंबाई और भार में वृद्धि होती है। 13वां बिंदु कहता है जो पहला चरण है, शुरुआती चरण है, बाल्यावस्था शुरू हो रही है, बच्चे में चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है, क्योंकि इसी पहले चरण में 6 से 9 वाला जो चरण है उसमें एक उम्र आ रही है 7 वर्ष, और जीन प्याजे ने उसको चिंतन और तर्क की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना है, तो विकास होता है। द्वितीय चरण में बच्चे पढ़ाई में और अधिक रुचि लेने लगते हैं, स्वयं अपने आप पर चिंतित होने लगते हैं कि मुझे अब अन्य बच्चों के साथ, चूंकि द्वंद्वात्मक समीकरण होने लगता है, उसका समाजीकरण होने लगता है, तो फिर उनसे जुड़कर वो अन्य कार्य भी करने लगता है। 15वां बिंदु देखें, बाल्यावस्था में बालक शैशवावस्था के जो काल्पनिक जगत हैं उससे वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। उसके सामने विद्यालय है, नगर से भी गुजर रहा है, बहुत सारी सामग्रियां, गाड़ी घोड़े, मनुष्य, बालक सबको देख रहा है, सबसे निपट रहा है, अध्यापक से भी संपर्क हो रहा है, ये सब। 16वां बिंदु देखें, वो प्रत्येक वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि ये ऐसी क्यों है। 17वां जो बिंदु है, इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता है और वे स्थायी रूप धारण नहीं करती। स्थायी रूप धारण क्यों नहीं करती? क्योंकि वो जैसा अन्य बालकों को देखता है, जैसा अन्य सुनता है, माध्यमों में देखता है, उन माध्यमों में देख करके वैसी ही अपनी रुचि बना लेता है। वास्तविक रुचि तो उसकी किशोर अवस्था के अंत में स्थायी होती है। 18वां बिंदु है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहां जिज्ञासा का जो स्वरूप है वो क्या से उठकर क्यों की तरफ हो जाता है, वो और विस्तार से चीजों को जानना चाहता है। 19वां बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है संवेगों की दृष्टि से। शैशवावस्था में अपने मूल प्रवृत्तियों और संवेगों पर कंट्रोल शिशु नहीं रख पाता था, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग इत्यादि में दिक्कत आती थी। बालक अपनी भावनाओं संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, अच्छी बुरी भावनाओं में अंतर कर लेता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मुझे सबके सामने करना है, क्या नहीं करना है, और उन भावनाओं का दमन करने लगता है जो माता पिता या बड़ों द्वारा पसंद नहीं की जाती, क्योंकि बालक पर डांट डपट समझाइश उसको मिलने लगती है, तो फिर वो इस दिशा में बढ़ने लगता है। 20वां जो बिंदु है, सामूहिक खेलों के प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगती है। अब वो अकेले के स्थान पर गली मोहल्ले और खेल के मैदान में जाकर खेलना, समूह के साथ खेलना पसंद करने लगता है। 21वां बिंदु है, जो बाल्यावस्था है उसमें निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति भी पाई जा सकती है। वो ऐसे ही यहां वहां गली में निकल जाता है क्योंकि वो बाह्य जगत को जानना चाहता है। प्रश्न उठता है कि बाल्यावस्था में निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, तो उत्तर है वो बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। संग्रह की प्रवृत्ति, 22वां बिंदु, संग्रह की प्रवृत्ति में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कांच की गोलियां, डाक टिकट, पत्थर के टुकड़े, चित्र, खिलौने, फैंसी आइटम, माचिस के ऊपर के गत्ते, ये सारी चीजें इकट्ठी करने लगता है क्योंकि वो संग्रह प्रिय होता है बाल्यावस्था में। 23वां बिंदु देखें, शैशवावस्था तुलनात्मक रूप से अंतर्मुखी थी। शिशु जो था वो अपने में चंगन मंगन था, एकांत प्रिय था, अपने में रुचि थी, लेकिन बाल्यावस्था उसकी तुलना में अधिक बहिर्मुखी हो जाती है। बाह्य जगत में उसकी रुचि है, वो बाहर झांककर गली मोहल्ले, विद्यालय, मैदान, दुनियादारी में देखना चाहता है कि क्या हो रहा है। 24वां बिंदु देखें, बालक जो है यानी बाल्यावस्था वाला जो बालक है उसको बाह्य जगत को समझने का तनाव समाप्त हो जाता है। फ्राइड कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तनाव कैसा था? शिशु जो है वो मोटरसाइकिल की आवाज या हॉर्न, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आधुनिक एग्जांपल, तो उसको देखकर वो बिदक जाता था। अब वो बाहरी चीजों को समझने लगा है, रिक्शा है, रेलगाड़ी है, बस है, तो अब उसे हर चीज हुआ नहीं लगती, तो ये तनाव तो समाप्त हो जाता है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं आती। अभी उसमें वो परिपक्वता नहीं है कि उसे बड़े दायित्व दिए जा सके या स्वतंत्र एकदम छोड़ा जा सके कि वो ऐसा कर सके बाहरी जगत में कार्य। 25वां बिंदु देखेंगे, रचनात्मक कार्यों में बच्चे की रुचि बढ़ने लगती है, पेंटिंग इत्यादि करने लगता है। अब भाई 6 से 12 की अवस्था है तो विद्यालय में भी उसे मिलेंगे ये कार्य, रचनात्मक कार्य, कुछ बनाना, चित्र निर्माण करना, ड्राइंग पेंटिंग करना, ये सब। 26वां जो बिंदु है, बाल्यावस्था यानी
6 से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था है, शिक्षा व्यवस्था निर्धारित करते समय पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, इनमें रुचि के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। बालक की जो रुचि होती है, हम अब और बाल मनोविज्ञान अगर आप जानते हैं और बालक की रुचियों को समझते हैं, बाल्यावस्था के गुणों को समझते हैं, तो आप उसी तरीके का पाठ्यक्रम रखेंगे, उसी तरीके से पढ़ाएंगे, तो शिक्षण विधियां भी वैसे ही रखना चाहिए। हमें पता है कि बालक इस रुचि का है, उसी के अनुसार काम कराएंगे। एक्टिविटी भी ऐसी होंगी। जब आपको पता चल गया कि बालक यानी 6 से 12 वर्ष का बालक समूह में रुचि रखता है, तो उसकी गतिविधियां भी समूह में होनी चाहिए। शारीरिक दंड और बल प्रयोग का तो कोई स्थान ही नहीं है पेडागोगी में, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। संवेगों का कोई दमन नहीं होना चाहिए, अन्यथा हीन भावना की ग्रंथि बन जाएगी। इन ग्रंथियों को समझने के लिए कुछ सिद्धांत भी है, जैसे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। तो ग्रंथियां, इसके अलावा एडलर की ग्रंथि भी समझना है। तो ये हीन भावना की ग्रंथि है, अगर आप उसे बहुत ज्यादा संवेगों का दमन कर देंगे, उसकी भावनाओं को दबा देंगे, तो उसके अंदर एक गांठ पड़ जाएगी, मन में एक मानसिक गांठ पड़ जाएगी, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, अथवा किसी चीज को लेकर उसके मन में कोई बुरा भाव बैठ जाएगा, तो उसे ग्रंथि या गांठ के नाम से जाना जाता है। 29वां बिंदु देखेंगे, बाल्यावस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। ये स्ट्रेंग ने कहा है। स्ट्रेंग महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चा यानी बालक जो है वो अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करने लगता है। क्यों? इसका एक कारण समझिए। 6 से 12 वर्ष का है तो बोलने का कार्य तो चल ही रहा है, उसका पहले से ही शुरू हो गया शैशवावस्था की समाप्ति के लगभग, और इसके साथ ही एक काम और हो गया, उसे लिखित पुस्तकें भी मिल गई हैं, सुन भी रहा है, टेलीविजन भी देख रहा है, तो चारों तरफ से भाषा उसके संपर्क में आ रही है। इसलिए भाषा शिक्षण पर अच्छा जोर देकर उसकी भाषा इस उम्र में मजबूत कर देनी चाहिए। 30वां जो बिंदु है, चूंकि हम जानते हैं कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा क्यों के भाव ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों है? तो जिज्ञासा के समाधान युक्त शिक्षण होना चाहिए। क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए, उत्तर जिज्ञासा के समाधान से युक्त होना चाहिए। 31वां बिंदु देखेंगे, बाल्यावस्था में प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण होता है। प्रतिद्वंदता भी है और सोशलाइजेशन भी हो रहा है। कैसे? देखिए, बालक गया विद्यालय में, अब उस विद्यालय में उसने देखा कि इस बच्चे को शाबाशी मिल रही है, या खेल के मैदान में देखा कि ये बहुत अच्छा खेल लेता है, तो उसके मन में यह भाव आया मुझे इससे आगे जाना है, तो एक भावना बनती। तो किलपैट्रिक ने यह नाम दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, प्रतिद्वंदात्मक समीकरण, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। अब ये ऐसा क्यों करता है? वो जब अपनी तुलना करता है दूसरे से कि मैं इसके समान किस तरह से या इससे आगे जा सकता हूं, तो उसके साथ ही उसका सोशलाइजेशन डेवलप होता है। तो विद्यालय में यह ध्यान रखना चाहिए कि डिसिप्लिन हो, आत्मनियंत्रण हो, सहानुभूति हो, प्रतिस्पर्धा भी हो और सहयोग भी हो। जब ये मिलाकर चलेंगे तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट उसका होगा। स्वस्थ प्रतियोगितात्मक गतिविधियों का आयोजन हो और इन गुणों का, प्रतियोगी गुणों का विकास हो, लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, दूसरे बच्चे को दबाने वाली प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। 32वां बिंदु देखें, बाल्यावस्था में बालकों में सामाजिक और नैतिक गुण भी विकसित होने लगते हैं, होंगे ही जब वो समूह में जाएगा। अच्छा, नैतिक कैसे होने लगेंगे? जब बालक विद्यालय में है तो वो टिफिन भी खाएगा, तो वो समूह में बैठ के खाएगा। एक बच्चे का टिफिन नहीं आया, सब मिलके उसे देने लगते हैं, तो उसके अंदर एक नैतिकता की भावना आने लगती है। इसके अलावा किसी ने किसी के ड्राइंग बॉक्स में से कोई सामग्री निकाली तो उसको मना भी करने लगता है कि ये गलत है, अध्यापक भी उसे समझा रहे हैं, तो नैतिकता उसकी बढ़ने लगी, जो शैशवावस्था में नहीं थी, वहां आनंद था केवल। 33वां बिंदु देखेंगे, बाल्यावस्था में बालकों में आज्ञाकारिता, डिसिप्लिन के गुण विकसित होने लगते हैं। शिशु को तो आनंद चाहिए था, लेकिन बालक को अध्यापक भी समझा रहे हैं, घर के सदस्य भी समझा रहे हैं, तो उसे एक समूह में रहना और मेरी क्या सीमाएं और मर्यादाएं हैं, इनका ज्ञान होने लगता है। तो जब सीमाओं और मर्यादाओं का ज्ञान होने लगेगा तो उसी का नाम डिसिप्लिन है। 34वां बिंदु देखें, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु, टॉय एज के नाम से भी जाना जाता है। तो बाल्यावस्था की जो शुरुआत है या बाल्यावस्था जो है वो खिलौनों की आयु है, यहां बच्चा खिलौने से खेलता। आया हुआ प्रश्न है, अनेक राज्यों में आया है। 35वां बिंदु है, इस अवस्था में बालकों में आकृतियों को पहचानने की प्रवृत्ति आ जाती है। आकृति, ये गोल चीज है, ये चौकोर है, ये अध्ययन करने लगता है वो। जीन प्याजे ने भी कहा है कि गढ़ती आकृतियों को समझने लगता है वो 7 के आसपास, तो बाल्यावस्था ही तो है वो। 36वां बिंदु देखें, इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं पर सोचना शुरू कर देता है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना, महसूस करना, वजन, भार, आकार का अनुभव, ये कंसेप्ट डेवलप हो जाती है और ये मैच होती है जीन प्याजे की अवधारणा से भी मैच हो जाती है।
37वां जो बिंदु है, बाल्यावस्था में बालकों को पुरस्कार और दंड के प्रभाव का पता चलता है। पुरस्कार और दंड के प्रभाव का, देखिए बालक विद्यालय में भी है, बालक घर में भी है, कौन सी चीज गलत है उस पर उसे डांट मिल सकती है, कौन सी चीज ऐसी है जिस पर उसे शाबाशी मिलती है, दूसरे को भी देखता है दंडित होते हुए या पुरस्कृत होते हुए, तो ये अंतर समझने लगता है, तो एक धारणा उसके अंदर कि क्या चीज गुड है क्या चीज बैड है, वो धारणा विकसित हो जाती है। 38वां जो बिंदु है, इस अवस्था में बालक दूसरे का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा करता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे दंड से बचना है, मुझे पुरस्कार पाना है, इस भाव से वो दूसरे का ऑब्जर्वेशन करता रहता है। 39वां बिंदु देखें, उत्तर बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था समाप्त हो रही है, तो अब वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ेगा। मान लीजिए 11-12 वर्ष का बच्चा है, उसको हम वय संधि काल के नाम से भी जानते हैं, संधि अवस्था में जा रहा है, संक्रमण अवस्था में, तो फिर वो माता पिता के संरक्षण से कि भाई मैं केवल ये उनके गोद का ही बच्चा हूं, ऐसा नहीं हो, ऐसी पहचान मेरी न बने, तो उनके संरक्षण से परे जाकर बालकों की संगत करना पसंद करेगा और एक अपना दृढ़ समूह, एक अपना एक्टिव ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा। जो बाल्यावस्था है, 40वां बिंदु देखें, उसमें बालक सामाजिक विकास के लिए परिवार, पास पड़ोस और विद्यालय तीनों ही कारकों में रहता है। ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था में परिवार के साथ साथ कौन सा जुड़ गया, पास पड़ोस, सराउंडिंग्स जुड़ गई, प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स जुड़ गए और विद्यालय भी जुड़ गया। तो इतने आयाम उसके जुड़ने से सामाजिक विकास में घटक काम करने लगते हैं। प्रश्न क्या बनेगा, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के घटक हैं, नंबर 1 परिवार, नंबर 2 पास पड़ोस, नंबर 3 विद्यालय, नंबर 4 उपरोक्त तीनों ही, तो ये तीनों ही काम करेंगे। 41वां बिंदु देखें, जो शैशवावस्था से ही चर्चा थी, परिवार एक अनौपचारिक संस्था है। अब प्रश्न उठता है अनौपचारिक क्या है, अनऑफिशियल है, वहां कोई टीसी मार्कशीट नहीं बांटी जाती, वहां कोई क्लास नहीं लगते, लेकिन फिर भी वहां शिक्षण चलता रहता है, वहां समझाइश दी जाती है, वहां वो आचरण करना सीखता है। तो अनौपचारिक संस्था है जहां मातृभाषा का विकास होता है, सामाजिकरण का विकास होता है, बहुत सारी चीजों का अनुशासन भी वहां डेवलप होता है। 42वां बिंदु है, भाषा विकास हेतु सामान्य ग्रोथ की आवश्यकता होगी। देखिए बच्चा अगर उसके वाक अवयव ठीक से मैच्योर नहीं हुए हैं, तो अभी वो तुतला भी रहा है, उसके वाक अवयव कई शब्दों का, कई वर्णों का, कई ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले तो उसकी मैच्योरेशन चाहिए और इसी मैच्योरेशन के साथ अभ्यास आगे बढ़ते हुए भाषा को सीखेगा। तो पहले फिजिकल ग्रोथ, जो फिजिकल उसके वाक अवयव हैं वो ठीक होने चाहिए, उनमें मैच्योरेशन आ जाना चाहिए। 43वां बिंदु है, बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि की दर है वो जो सेकंड फेज है बाल्यावस्था का, उसकी बजाय पूर्व बाल्यावस्था में तेज गति से पकड़ती है। यानी जब बच्चा मान लीजिए 9-10 के आसपास है, तब आप देखें उसमें एक बाढ़ दिखाई देती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। 44वां बिंदु है, मध्य बाल्यावस्था में बच्चा अपने स्वयं के अनुभव जो होते हैं उनमें भाषाई अभिव्यक्ति करने का प्रयास करता है, और इसमें यह रहता है मध्य बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था के बीच में खड़ा है, तो समाजीकृत भाषा की बजाय स्वकेंद्रित या अहम केंद्रित भाषा उसकी होती है। जीन प्याजे कहते हैं ईगो सेंट्रलिज्म। ये क्या चीज होती है, मैं, मेरा, ये खिलौना मेरा है, मुझे चाहिए, ये मेरा अवस्था, मैं को ध्यान में रखते हुए बात करता है। इसके अलावा एक चीज और है, अहम केंद्रित में वो ये नहीं समझ पाता कि सामने वाले का दृष्टिकोण मेरे प्रति क्या होगा। ये शुरुआती अवस्था में ये पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि किसी ने फोन करके पूछा और बालक ने टेलीफोन का चौका मान लीजिए उठाया और उधर से उसने पूछा पापा घर पे हैं, तो अहम केंद्रित बच्चा सिर हिला देगा और रख देगा। उसे ये नहीं महसूस होगा कि सामने वाले को मेरा सिर कैसे दिखाई देगा, तो वो अपने से निकल कर बाहर नहीं देख पाता। इसको भी अहम केंद्रितता, स्वकेंद्रितता या ईगोसेंट्रिज्म के नाम से जाना जाता है। 45वां जो बिंदु है, बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से 6 से 10 की जो अवस्था है, मुख्य रूप से ये टोली में रहने की अवस्था है। टोली में उसे खूब प्रसन्नता होगी, जहां बच्चों का संग वहां बाजे मृदंग, ये सिद्धांत वहां काम करता है। 40वां बिंदु देखें, संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था का प्रमुख लक्षण है, बातचीत हो चुकी है। 47वां बिंदु, समूह के प्रति झुकाव है, बातचीत हो चुकी है। नेतृत्व गुण बढ़ेगा, जब समूह में जाएगा तो नेतृत्व करने का प्रयास करेगा, तो यह गुण बढ़ेगा।
48वां बिंदु देखें, बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए जन्म से 5 वर्ष तक की जो आयु थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, उसका असर यहां बाल्यावस्था में जरूर पड़ेगा। सीखने की दृष्टि से बाल्यावस्था एक श्रेष्ठ काल है। 50वां बिंदु है काम प्रवृत्ति, जो लिबिडो है, जो कामनाओं की प्रवृत्ति है, उसकी सुप्तावस्था का काल बाल्यावस्था है, क्योंकि किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति, लिबिडो प्रवृत्ति वो बढ़ने लगेगी। 51वां बिंदु है बाल्यावस्था मानव चिंतन में तर्क प्रारंभ होने की भी अवस्था है। जाहिर सी बात है 7 वर्ष जो है वो यहीं पाया जाता है, जो जीन पियाजे ने तर्क के लिए महत्वपूर्ण माना है, तो तर्क महत्वपूर्ण हो जाएगा यहां। 52वां बिंदु देखें, बाल्यावस्था में आत्मगौरव की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ प्रेज, उसको ठेस न पहुंचाई जाए, उसका अपना एक गौरव है वो प्रारंभ हो जाता है, इसलिए वो डांट डपट को या उससे कोई इस तरह की बात कह दी जाए चुभने वाली, तो वो उससे ठेस पहुंच सकती है उसको। 53वां बिंदु देखें, लगभग 6-7 वर्ष की अवस्था में बालक में मुद्रा का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। 6 वर्ष की आयु के आसपास हम देखें तो उसकी एक कंसेप्ट अच्छे से बन जाती है कि मुद्रा जो है कितनी महत्वपूर्ण है, मुद्रा का विनिमय करना, एक्सचेंज ऑफ जो आपका मुद्रा है, छपी हुई मुद्रा या सिक्के हैं, इनको वो ठीक प्रकार से जानने लगता है। 54वां बिंदु देखें, फ्राइड ने अगर बाल्यावस्था की दृष्टि से भी देखें आप तो 2 प्रकार की ग्रंथियों के नाम दिए हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि और इडिपस ग्रंथि। इलेक्ट्रा क्या है? पुत्री का पिता के प्रति झुकाव पाया जाता है और वो बाल्यावस्था में प्रकट भी होने लगता है, तो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। और पुत्र का माता के प्रति, माता की शरण में ज्यादा जाता है, माता के आंचल में, तो ये इडिपस ग्रंथि के कारण होता है। ये 2 मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां फ्राइड ने मानी है, इलेक्ट्रा और इडिपस। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रा पुत्री पिता के प्रति, इडिपस पुत्र माता के प्रति। 55वां बिंदु देखें, बालक बालिकाओं का समाजीकरण भिन्न भिन्न होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका जेंडर रोल, उनका भूमिका प्रत्याशा। ये क्या चीज है? देखिए, बालिकाओं को शुरू से ही बालिका समूह मिले हैं, माता के द्वारा इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, उसके काम की प्रकृति अलग प्रकार की है, बालक को अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन मिले हैं, पहनावा ओढ़ावे में, संस्कृति में अंतर है, इस कारण उसका एक अलग प्रकार का सामाजिक भाषिक ये सब विकास होने लगता है। यहां हम जो बात कर रहे हैं इनमें भेद पैदा करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके जेंडर रोल को पहचानने की बात कर रहे हैं। इसके कारण समाजीकरण अलग अलग टाइप का हो जाता है। 56, बालकों में नैतिकता का विकास सर्वाधिक रूप में 7 से 11 वर्ष तक हो जाता है। एक नैतिकता, क्योंकि तर्क की अवस्था 7 वर्ष है, तो 7 से 11 में उसे व्हाट इज द गुड, व्हाट इज द बैड, गुड बॉय गुड गर्ल की एक समझ उसके अंदर पैदा हो जाती है। 57वां बिंदु देखेंगे, 11 वर्ष की आयु के उपरांत बालक अनुभवों को शब्द और प्रतीकों के माध्यम से भली भांति प्रकट करने लगता है, अपने मन से बेहतरीन वाक्य बनाकर अपने अनुभव को प्रकट करने लगता है। 58वां बिंदु हमसे कहता है, बाल्यावस्था में शैशवावस्था की तुलना में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, वहां तेज थी, शुरुआती बाल्यावस्था में भी तेज थी, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में थोड़ा वो शरीर लेकर के और मैच्योरेशन बढ़ने लगता है, इसलिए थोड़ी थमी हुई प्रतीत होती है। 59वां बिंदु देखें, 2 कालों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, चर्चा हो चुकी है। 60वां बिंदु देखें, पूर्व बाल्यावस्था में बालक अधिक क्रियाशील था, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति थी, रचनात्मक कार्यों में रुचि है, भाषा विकास, कंसेप्ट का निर्माण, अनुकरण, काल्पनिक खेलों में रुचि, अकेले में खेलना भी पसंद करने लगता है कहीं कहीं, लड़कों में मातृ मनोग्रंथि तथा लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि का विकास हो जाता है, जिसको हमने अभी इलेक्ट्रा और इडिपस कहा था, वो पितृ मनोग्रंथि और मातृ मनोग्रंथि है, इसका ध्यान करेंगे। लड़कों में मातृ मनोग्रंथि यानी माता की ओर झुकाव, लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि यानी पिता की ओर झुकाव। 61वां देखेंगे, पूर्व बाल्यावस्था में बालक की 3 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, माता पिता द्वारा दिया जाने वाला ध्यान, समाजीकरण की आवश्यकता, खेलों के माध्यम से प्रेम एवं स्नेह की भावना की अभिव्यक्ति करना। यानी पूर्व बाल्यावस्था में बालक शुरुआत कर रहा है तो माता पिता को ध्यान देने की जरूरत है, सुरक्षा की भी दृष्टि से, सुधार की भी दृष्टि से, समाजीकरण की भी जरूरत है कि एकदम रोकना नहीं है उसे, और खेल कूद की, ये 3 आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हो जाती है। 62वां बिंदु कहता है, शिक्षा की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा की तैयारी की अवस्था है,
पूर्व प्राथमिक शिक्षा की तैयारी की अवस्था है, मांटेसरी पद्धति की अवस्था बाल्यावस्था है, प्ले वे खेल पद्धति की अवस्था भी यही है। तो बालकों को इसी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। 63वां बिंदु हमसे कहता है कि विकास की दृष्टि से उत्तर बाल्यावस्था बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है। भावी जीवन की बाल्यावस्था आधार अवस्था है। बालक का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक विकास होगा, काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में आएगा और विद्यालय, घर जहां भी जाएगा वहां उसे वास्तविक लोगों से और कार्यों से संपर्क होगा और उसका संज्ञान भी वास्तविक स्थितियों के अनुसार बदलेगा। तुलना करना, अंतर करना, विभिन्नता करना, ये सारी चीजें भी वो सीखने लगेगा। 64वां बिंदु हमसे कहता है उत्तर बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की बड़ी प्रबलता हो जाती है। बालक सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है, भ्रमण की प्रवृत्ति बड़ी उच्च हो जाती है, रुचियों में विभिन्नता आने लगती है, अलग अलग बच्चे अलग अलग रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं, सहकारिता यानी कोऑपरेशन का भाव प्रबल हो जाता है, काम प्रवृत्ति उसकी जो है वो सुसुप्त अवस्था में रहती है। 65वां बिंदु है शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। औपचारिक शिक्षा क्या है? विद्यालय। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा आने लगती है, स्वतंत्र व्यवहार की वो अपेक्षा होने लगती है, असुरक्षा की भी भावना कहीं कहीं आने लगती है, घबराने लगता है बच्चा, तो इसका ध्यान करना चाहिए। 66वां जो बिंदु है शब्द ज्ञान, अंक ज्ञान, गणितीय क्रिया और मूर्त चिंतन, ये बालक की बाल्यावस्था के गणितीय प्रमुख गुण हैं। इनकी चर्चा संज्ञान की दृष्टि से जीन प्याजे भी करते हैं और गणित पेडागोगी में भी इसकी चर्चा होती है। 67वां बिंदु है बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है, शैशवावस्था में आत्मकेंद्रितता थी। 68वां बिंदु है इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में नए कौशल और क्षमताओं का विकास होता है। इस दृष्टि से यह स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम माने गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड माने महत्वपूर्ण समय है। 69वां बिंदु है इस काल के अंतिम वर्षों में यानी बच्चा 11, 12, 13 के आसपास जा रहा है, कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि वह किशोरावस्था में प्रवेश करने जा रहा है। 7 वर्ष का जो बालक है दो वस्तुओं के बीच गणितीय ढंग से अंतर करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था में कल्पना का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। कहानियां सुनने में बालक को सर्वाधिक रुचि होती है। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था के ये सभी गुण यहाँ पर विशेषताएं पूर्ण होती हैं। किशोरावस्था की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। निरंतर अपना अभ्यास जारी रखें।